सो वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। हमने महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पार्ट वन किताब है, ओके, उसमें से जो ग्रेविटेशनल जो फर्स्ट लेसन है वो हमने स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर तक हमने इस किताब का जो सॉल्व न्यूमेरिकल है फर्स्ट, उसे क्लियर किया था। आज हम इस लेक्चर सीरीज में उसका जो न्यूमेरिकल टू है और आगे वाले जो पार्ट्स है उसे कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो इस न्यूमेरिकल में उन्होंने क्या बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, ओके, वो बॉडी जो है रेस्ट में है, मींस फ्री फॉल कर रही है ऊपर से। व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर से में हमने महिंद्रा और विराट देखा था। व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी आफ्टर द 1 सेकेंड इफ द फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अगर वो नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स इट इज द फ्री फॉल। ओके, इसके बीच में कोई भी नहीं है। तो आप ये वाला न्यूमेरिक यहाँ पे आप ये जो डायग्राम देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ओके, इसे हम कंसिडर करते हैं कि ये महिंद्रा है। ओके, तो ये जो महिंद्रा है स्टार्टिंग में वो जहां से निकला होगा वो रेस्ट था। तो हम रेस्ट को क्या देते हैं, रेस्ट को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एंड ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, वो हमेशा जीरो लेना है। कब? जब वो अंडर द ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी से नीचे गिर रहा है, क्योंकि वो फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल में हमेशा हमें u इज इक्वल टू जीरो लेना है। अब उन्होंने पूछा है कि 1 सेकेंड बाद, मीन्स 1 सेकेंड बाद बॉडी कहाँ ना कहाँ यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो 1 सेकेंड बाद, ओके, टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, 1 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा ये हमें निकालना है। ओके, अभी ध्यान दो, उसे खींच कौन रहा है, तो ऑब्वियसली सर उसे खींच कौन रहा है, उसे खींच रहा है हमारी ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी खींच रही है। तो हमें किस किस इक्वेशन की जरूरत है? पहला तो है गिवन में हम देखते हैं कि सर u इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ये फ्री फॉल है। फिर सर फोर्स कितना है अपना महिंद्रा और अर्थ के बीच में, दिस द अर्थ। ओके, अर्थ और महिंद्रा के बीच में फोर्स कितना है। अब ये फोर्स कहाँ से आया सर? हमने जो लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल सीखा था उससे यहाँ उससे ये फोर्स आया। ओके, तो हमारे पास आंसर आया था 733 न्यूटन। अब सर महिंद्रा का मास कितना है? ये 75 किलोग्राम है। ये भी वैल्यू लास्ट न्यूमेरिकल में गिवन था। ओके, तो हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है, 1 सेकेंड बाद हमें वेलोसिटी ढूंढना है। अब सर महिंद्रा का एक्सेलरेशन निकालो। अब सर क्यों एक्सेलरेशन निकालना है वो हम बाद में देखेंगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि सर जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम होता है। ओके, मींस मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखो एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स को इस साइड भेज दो, वी गेट द दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा हमें। अभी सिंपली हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स की वैल्यू पुट करनी है एंड मास की वैल्यू पुट करनी है, एंड हमारे पास आंसर चला आएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी वजह से है? दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे हम ए की जगह जी भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा ना, क्योंकि वो फ्री फॉल है तो हम ए को जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ना यू की तो वैल्यू जीरो है तो हमने जीरो पुट कर दिया। फिर सर ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड सर टाइम कितना गिवन है? 1 सेकेंड गिवन है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी निकल के आती है 9.77 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीन्स अगर वो यहाँ से निकल कर यहाँ पे पहुंचता है तो 1 सेकेंड बाद इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितना होगा? 9.77 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर 2 सेकंड पूछता है तो सिंपली यहाँ पे 2 सेकंड पुट कर देना है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है कि सर अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है ये हमें देखना है। ठीक है, सो जस्ट ओके, अभी देखो, अब हम देखेंगे कि सर अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी उसे समझने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, कंसिडर करो कि यहाँ पे एक हमारे पास एक पर्सन है। ओके, उस पर्सन ने एक बॉल फेंकी है, छोटा सा ब्लैक कलर का बॉल दिख रहा है, उसने बॉल ये थ्रो की थी। ठीक है, इनिशियल तो हमें पता था कि सर टाइम 0 सेकंड था, तब उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। जैसे टाइम 1 सेकंड हो गया वेलोसिटी चेंज हो गई। जैसे टाइम 2 सेकंड हो गया वेलोसिटी फिर से चेंज हो गई। जैसे टाइम 3 सेकंड हो गया वेलोसिटी ऑल्सो चेंज हो गई।
ना यहाँ पे आप क्या चीज देख सकते हो, टाइम ड्यूरेशन सेम है, 1 1 सेकेंड का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में सेम नंबर ऑफ इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, 0 से 9.8 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, फिर 9.8 से और बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है। तो इसे हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंड एक्सेलरेशन का ही मीनिंग होता है, एक्सेलरेशन का ही मीनिंग क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब सर ये एक्सेलरेशन किसके वजह से हो रहा है, तो ऑब्वियसली सर नीचे जो हमारे पास अर्थ जो है, ये जो लैंड है, वही तो खींच रहा है ना इस बॉल को। ओके, सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हम एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग इन द एक्सेलरेशन, ओके, दिस एक्सेलरेशन नोन एज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये किससे डिनोट किया जाता है, ये स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। अब जी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ सेंटर। अब अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा ना, अगर मैं कोई भी बॉडी ऊपर से रिलीज करूंगा तो ऑब्वियसली सर वो डायरेक्टेड अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। मीन्स ऐसा थोड़ी होता है कि सर यहाँ पे अर्थ है और ये बॉडी ऐसा चली गई, ऐसा चली गई, नहीं, वो बिल्कुल ऐसे सेंटर की तरफ जाएगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली वो रुकेगा यहाँ पे, लेकिन वो डायरेक्टेड की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है, तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि सर ये जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है वो वैल्यू कितना होता है, तो वो अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन ये वैल्यू के ऊपर कुछ फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है ना, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब सर हमने जी को डिफाइन तो कर दिया कि सर एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक बात ध्यान दो कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है तो एक्सेलरेशन को ए से लिखा जाता है, एंड कोई बॉडी वर्टिकली ट्रैवल करती है, मीन्स ऊपर से लैंड की तरफ आती है या अर्थ की तरफ ट्रैवल करती है, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन को जी लिखा जाता है। ओके, तो ये इसमें कंफ्यूज आपको होना नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने जी तो निकाल दिया, प्रॉब्लम ये है कि सर अभी हमें जी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब जी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और द फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ अभी यहाँ पे देखो आपको m इज इक्वल टू एम जी दिख रहा है। अब सर ये कहाँ से आया, अगर मैं आपको रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, वही सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओनली हम यहाँ पे ए की जगह जी ले रहे हैं। ओके, ये इक्वेशन याद रखना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओनली हमने यहाँ पे m इनटू जी पुट कर दिया क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो सिंपली ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जस्ट ओके, ये इक्वेशन मिल जाएगा एम जी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम m और m कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि सर ये g का मतलब क्या है, यूनिवर्सल एक्सेलरेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो कैपिटल M है वो मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m किसी बॉडी का मास है, और ये जो r है वो डिस्टेंस है, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस। कौन सा, एक अर्थ एंड दूसरा जो बॉडी फॉल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से m और m कैंसिल हो गए, तो अब हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाता है, दैट इज g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ और एक कंसिडरेशन हमें लेना है कि हमारे पास जो सेकंड बॉडी है ना, वो हम अर्थ के सरफेस के ऊपर है ऐसा कंसिडर करते हैं। तो अगर वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो उस कंडीशन में अर्थ और उस बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज द इक्विवेलेंट टू द रेडियस, ये रेडियस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, तो क्या हम इस रेडियस को कैपिटल आर लिख सकते हैं, तो वही लिखा है कि ये स्मॉल आर को मैंने लिख दिया कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें पता है कि सर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ द अर्थ भी मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी मालूम है, तो ये सभी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, जब ये सभी वैल्यू पुट करते हैं एंड जब इसे सॉल्व किया जाता है, ओके, सो ये वैल्यू आपको कुछ याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि डायरेक्ट मास कितना है तो ये वैल्यू आपको भी पुट ना करना पड़ता है, कभी कभी गिवन नहीं रहता है। ओके, उसके कारण ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो अगर जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको जी का डेरिवेशन कैसे आया है, क्या क्या वैल्यू पुट करने से जी का डेरिवेशन आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। वेर एम इज द मास एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दो पहले इस इक्वेशन में उन्होंने क्या निकल के क्या आ रहा है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये जी वाला। ओके, इसे ध्यान दो। इट मीन्स दैट ये इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि सर जो भी जी की वैल्यू है ना आपके ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है जी के ऊपर, कैपिटल जी के ऊपर। जो प्लैनेट उसे खींच रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे केस में अर्थ है तो अर्थ का मास एंड दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एम नहीं है, मीन्स जो बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है उसका मास यहाँ पे हमें मायने नहीं रखता है। हमें ओनली ये मायने रखता है कि सर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है और खींच रहा है जो अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रहा है या खींच रहा है उसका मास कितना है, ठीक है। तो इसी के ऊपर से एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीसा टावर, ओके, वहां से एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा, उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कि अगर मैं वैक्यूम में, ओके, ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करता तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें क्या किया कि नॉर्मली एयर से दो ऑब्जेक्ट नीचे फेंके। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने फीदर लिया था, ओके, किसी बर्ड का एक फीदर लिया था और यहाँ पे एक स्टोन लिया था, सर्कुलर बॉल लिया था, एंड दोनों भी नीचे गिर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सर पहले तो कौन गिरेगा, पहले हमें स्टोन गिरेगा क्योंकि स्टोन का थोड़ा मास ज्यादा होता है एंड फीदर जो है धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करता हूँ जहाँ पे एयर नहीं होता है, उसे बोलते हैं वैक्यूम। अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करता हूँ तो नीचे हमारे पास जो मदर अर्थ है वो दोनों बॉडी को सेम एक्सेलरेशन के साथ खींचेगा। इट मीन्स दैट बोथ द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म एट द सेम टाइम, मीन्स दोनों भी फीदर एंड स्टोन दोनों भी एक ही साथ एक ही टाइम पे टच करेंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है कि सर जो जी हमारे अर्थ लगा रहा है इन दोनों बॉडी के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता सर, उसका मास कितना है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि दोनों को खींचने वाली बॉडी एक ही है, दोनों दोनों भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस के ऊपर है। ओके, तो इसलिए जी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे जो आपकी किताब में गिवन है एक्टिविटी में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं what would be the value of g on the surface of the earth if its mass was a twice, अगर मास डबल कर देते हैं एंड रेडियस आधा कर देते हैं। इट मीन्स दैट कि सर पहले हमारे पास और एक बॉडी है अर्थ है और दूसरा एक प्लैनेट है। ओके, तो कंसिडर करते हैं कि इसका मास m है तो इसका मास ऑब्वियसली सर m डैश होगा। सर इसका रेडियस r है तो ऑब्वियसली सर इसका रेडियस r डैश होगा, ठीक है। एंड इसके ऊपर जो g है वो स्मॉल g है तो इसके ऊपर जो g होगा स्मॉल g डैश होगा, ऑब्वियसली है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे थोड़े अलग चीजें बताई है। सर इसका मास कितना है, ये मास कितना है, ये पहले वाले का डबल है, पहले वाले का डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे वही गिवन है सर m डैश इज इक्वल टू 2m एंड ये जो रेडियस है ना r डैश, ओके, वो कितना है सर, वो पहले वाले रेडियस का आधा है। कितना है, आधा है, 2 कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यही वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो पहला तो इक्वेशन ये फर्स्ट प्लैनेट के लिए, फर्स्ट प्लैनेट के लिए ये इक्वेशन बनता है g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर से। ये कहाँ से आया, प्रीवियस वाला इक्वेशन आप देख सकते हो, ठीक है। तो g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। नाउ दूसरे प्लैनेट के लिए इक्वेशन बन जाता है हमारे पास g डैश इज इक्वल टू gm डैश अपॉन r डैश स्क्वायर। अब सर m की वैल्यू, सर m की वैल्यू हमें पता है 2m है तो 2m हमने पुट कर दिया। सर r की वैल्यू भी हमें पता है तो वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अभी ध्यान दो r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अभी यहाँ से हम 4 ऊपर लेके जाएंगे तो 4 2 g और m नजदीक आ गए और r स्क्वायर नीचे, ठीक है। 4 2 8। अब ये इसके ऊपर ध्यान दो आप, gm अपॉन आर स्क्वायर।
अब ये कहाँ पे दिख रहा है, ये सेम वैल्यू यहाँ पे है, तो क्या हम इसकी जगह जी पुट कर सकते हैं? यस, तो वही किया उन्होंने, 4 टू ज़ा 8 और यहाँ पे जी पुट कर दिया, तो हमें मिल गया है कि यहाँ पे ऑलरेडी जी डैश था और ये मिल गया। सो न्यू वाले अर्थ के ऊपर जो न्यू ग्रेविटी होगी वो पहले वाले से 8 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने मास और ग्रेविटी चेंज कर दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं हम, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अब जस्ट हमने देखा था कि सर 9.77 तो बन रहा था वैल्यू, ओके, जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर 9.77 बन रही थी, लेकिन क्या ये वैल्यू अर्थ के सरफेस के साथ चेंज होता है, हाइट के साथ चेंज होता है? क्या हम अर्थ के अंदर जाएंगे, डीप इनसाइड जाएंगे तो क्या चेंज होता है? तो ऑब्वियसली ये चेंज होता है। ओके, तो किताब में क्या गिवन है वो देखते हैं। तो उन्होंने बोला है कि सर चेंज इन अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस से चेंज होता है। अर्थ बल्ज एट इक्वेटर एंड फ्लैटर एट पोल्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि सर ऑब्वियसली, अभी इसे ध्यान दो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पोल्स है, ये क्या है, पोल्स है, और ये क्या है, इक्वेटर है। अभी ध्यान दो कि इक्वेटर पे हमारा रेडियस कितना है, 6378, यहाँ पे रेडियस कितना है, 6357। अभी मुझे बताओ कि क्या पोल्स के ऊपर, पोल्स का सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है या पोल्स से इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है? सो ऑब्वियसली सर इक्वेटर ज्यादा है, मींस क्या ये वाला रेडियस बड़ा है, बहुत ज्यादा है। अब हमें पता है कि सर जो फोर्स होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, मींस डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम। ठीक है, मींस इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कम होगा, इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कम होगा। अब सर कितना कम होगा? हो सकता है 9.7 हो सकता है 9.6 हो, एंड पोल्स के ऊपर डिस्टेंस कम है इसलिए फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा, मींस एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा होगा। ओके, तो उन्होंने यही बोला है, द वैल्यू ऑफ जी इज द हाईएस्ट एट 9.8 एट द पोल्स एंड लोवेस्ट एट इक्वेटर। पोल्स के ऊपर वैल्यू ज्यादा है, इतना ही हमें ध्यान रखना है। रीजन इज दैट कि सर बिल्कुल हमारे पास जो रेडियस है वो कम है। फिर हाइट के साथ क्या चेंज होता है? सर जैसे ही हम सरफेस से ऊपर जाएंगे जी डिक्रीज होगा, जैसे हम अंदर जाएंगे जी डिक्रीज होगा। फिर सर हाईएस्ट कहाँ पे होती है? सर अगर आप सरफेस के ऊपर हैं, कहाँ भी सरफेस के ऊपर हैं, तब जी की वैल्यू ज्यादा, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी डीप इनसाइड द अर्थ। ओके, एंड अगर हम ऊपर जाते हैं तो वैल्यू जी डिक्रीज होती है, नीचे जाते हैं तब भी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो हाईएस्ट कहाँ पे रहेगी? सरफेस के ऊपर रहती है। ठीक है, तो पोल्स के ऊपर सबसे ज्यादा वैल्यू होती है रेडियस के कारण, ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होता है जी की वैल्यू, नीचे जाती है तब भी डिक्रीज होती है, फिर हाईएस्ट रहती है, दैट इज द 9.8। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने दिया है 9.8, इतना ये होता है। ठीक है, सो आई होप ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।